अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेस्ट नंबर 11 और टेस्ट कोड है P7 बायो और यूनिट का नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। इसकी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द मैट्रिक्स ऑफ द बोन इज कंपोज्ड ऑफ। चार ऑप्शंस थे। ए पर है कोलेजन एंड कैल्शियम फॉस्फेट, बीटा है कोलेजन एंड केराटिन, चार्ली है कोलेजन एंड काइटन और डेल्टा है कोलेजन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज कोलेजन एंड कैल्शियम फॉस्फेट, यानी बोन का जो मैट्रिक्स है वो कोलेजन और कैल्शियम फॉस्फेट कंटेन करता है। इसको समझने के लिए यहाँ पर देखें, ये बोन मैट्रिक्स है और इसमें दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। एक लॉन्ग फाइबर से नज़र आ रही हैं, ये इस तरह से ये हर तरफ जिग जैग करती हुई ये दौड़ रही हैं। ये कोलेजन फाइबर्स हैं, जबकि इनके दरमियान यहाँ पर देखें तो ये साल्ट्स, ये कौन से साल्ट्स हैं? ये कैल्शियम फॉस्फेट्स हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बोन मैट्रिक्स के मुतालिक, द बोन मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ organic and inorganic components. The organic components include collagen fibers and ground tissue. The inorganic components refers to the inorganic bone salts, mainly calcium phosphate, which make the bone hard and rigid. Next, question number 2 है, inner part of bone which is porous and soft in nature is called। अल्फा पे था कॉम्पैक्ट बोन, बीटा पे है स्पॉन्जी बोन, चार्ली पे है कनेक्टिंग बोन और डेल्टा पे था प्रोटेक्टिव बोन्स। तो इसका सही ऑप्शन कि बोन का जो इनर पार्ट जो कि पोरस भी होता है और सॉफ्ट और स्पॉन्जी नेचर का होता है, वो जाहिर है स्पॉन्जी बोन ही होगा। हम बोन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये बोन का स्ट्रक्चर है। ये बोन का अंदर वाला पोरस पार्ट है जो कि कलर्ड है, जबकि बाहर वाला जो पार्ट है जो कि बोन को ज़्यादातर स्ट्रेंथ फ्राहम करता है वो कॉम्पैक्ट बोन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज फाउंड ऑन मूवेबल जॉइंट इज। चार ऑप्शंस में से बीटा ऑप्शन हाईलाइन कार्टिलेज, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट कार्टिलेज है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्टिलेज है जी, जो कि मूवेबल जॉइंट्स पे ये पाया जाता है। ज़रा मूवेबल जॉइंट को चेक करते हैं। ये एक मूवेबल जॉइंट है, दो बोन्स हैं और उनके हेड्स एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं और यहाँ इस हेड के ऊपर भी ये कवरिंग आप देख लें और इसी तरह से जो ऊपर से बोन आ रही है इसके ऊपर भी ये जो कवरिंग है, हेड के ऊपर जो कवरिंग है, ये हाईलाइन कार्टिलेज की है। हाईलाइन कार्टिलेज के मुतालिक लिखा हुआ है, इट लाइंस योर जॉइंट्स एंड कैप्स द एंड्स ऑफ योर बोन्स, यानी ये जॉइंट्स के ऊपर लाइनिंग भी बनाता है और ये आपकी बोन्स जो हैं उनके ऊपर कैपिंग भी करता है। हाईलाइन कार्टिलेज एट द एंड्स ऑफ योर बोन्स इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द आर्टिकुलर कार्टिलेज। हाईलाइन कार्टिलेज जो है इसको बाज़-औक़ात आर्टिकुलर कार्टिलेज का नाम भी दिया जाता है, चूँकि ये बोन्स के एंड्स के ऊपर आर्टिकुलेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। सही ऑप्शन है बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स। देखें चारों ऑप्शंस में अल्फा पे है हिंग जॉइंट, बीटा पे है बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स, चार्ली पे है साइनोवियल जॉइंट और डेल्टा पे है कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो इसका सही ऑप्शन बाल एंड सॉकेट जॉइंट। मतलब स्टेटमेंट फिर से पढ़ता हूँ, हिप और शोल्डर जॉइंट्स किसकी एग्जाम्पल्स हैं जी? ये बाल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर देखें, ये हिप जॉइंट है राइट साइड पर और इसमें ये बॉल है और अंदर जो एसिटाब्यूलम एक कैविटी है वो इसका सॉकेट है। इसी तरह से ये हमारा शोल्डर जॉइंट है और उसमें ये लाइट ब्लू कलर का ये बॉल है और अंदर जो स्कैपुला और सुप्रा स्कैपुला है उसके एंड पर उसका सॉकेट बना हुआ है। यहाँ पर देखें बाल एंड सॉकेट जॉइंट की ये डायग्राम हमने पढ़ी थी। ये बॉल है जबकि ऊपर उसका सांचा है। सॉकेट से मुराद सांचा, जिसके अंदर बाल ने जाके फिट होना है। सो हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट ये दोनों बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स की एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
Specific fibrous joint occurring exclusively in skull, which is the tightest type of joint is? अल्फा पे ऑप्शन था साइनोवियम, बीटा पे है स्यूचर, और यहाँ पर चार्ली आना है सस्पेंसरी लिगामेंट, और डेल्टा पे है ऑक्सीपिटल। जी इसका जो सही ऑप्शन है वो सूचर है। स्टेटमेंट इसकी ये है कि वो मखसूस तरह का फाइब्रस जॉइंट जो कि हमारी स्कल में पाया जाता है, और ये जॉइंट की एक सबसे टाइटेस्ट यानी सबसे टाइट किस्म की टाइप है, तो उसको हम सूचर बोलते हैं। ज़रा ये देखें, इस वक्त ये सुपीरियर व्यू है यानी स्कल के ऊपर से व्यू लिया गया है, और ये उसका लेटरल व्यू है। इन दोनों में सूचर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। ये सबसे टाइट जॉइंट्स होते हैं जो कि स्कल की क्रेनियम की मुख्तलिफ बोन्स को ये आपस में अटैच करते हैं। सूचर्स के बारे में देखिएगा, सूचर्स आर इमोबल जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द स्कल। The narrow gap between the bone is filled with dense fibrous connective tissue that unites the bone. जी मतलब इसका ये है कि सूचर्स जो हैं ये स्कल के अंदर जो हड्डियां हैं उनके दरमियान ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, और फिर भी जो छोटे मोटे गैप्स रह जाते हैं उन हड्डियों के दरमियान उनको मुख्तलिफ तरह के कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो आके फिल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज? तो चार ऑप्शंस में से जो डेल्टा ऑप्शन है फीमर। फीमर वो बोन है जो कि हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, और ये ज़रा देखिएगा राइट साइड पर ये फीमर बोन है जो कि हाइंड लेग्स के अंदर पाई जाती है, जबकि सेकंड लार्जेस्ट बोन जो है वो टिबिया और फिब्यूला है। टिबिया ख़ास तौर पर ये सेकंड लार्जेस्ट है, और थर्ड लार्जेस्ट जो है वो फिब्यूला है। सो सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बोन फीमर है, सेकंड लार्जेस्ट टिबिया है, और थर्ड लार्जेस्ट जो है वो फिब्यूला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच सराउंड साइनोवियल जॉइंट इज कॉल्ड एज? अल्फा ऑप्शन है लिगामेंट, बीटा ऑप्शन है फाइब्रस कैप्सूल, चार्ली पे है साइनोवियल कैप्सूल, और डेल्टा पे है टेंडन। जिसका सही ऑप्शन फाइब्रस कैप्सूल है। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कनेक्टिव टिश्यू की वो लेयर जो कि साइनोवियल जॉइंट के इर्द गिर्द सराउंडिंग करती है वो फाइब्रस कैप्सूल कहलाती है। तो फाइब्रस कैप्सूल को ज़रा हम देखते हैं। देखें ये इस वक्त आपके सामने साइनोवियल जॉइंट है, और इसके अंदर ये दोनों जानिब इस साइड पर भी और दूसरी साइड पर भी ये आपको फाइब्रस कैप्सूल नज़र आ रहा है, जबकि दरमियान में जो मैरून कलर की या ब्राउन कलर की ये साइनोवियम नज़र आ रही है, जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल कैविटी है, और साइनोवियल फ्लूइड उसमें भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट इज फाउंड बिटवीन? अल्फा ऑप्शन था ह्यूमरस एंड स्कैपुला, बीटा ऑप्शन था ह्यूमरस एंड अल्ना, चार्ली पर था फीमर एंड पेल्विस, और डेल्टा पे था ऑल ऑफ दीज। जी साइनोवियल जॉइंट की एग्जाम्पल मुंदरजा झैल में से कौन सी है? जी ये तमाम जितने भी जॉइंट्स हैं ये सब साइनोवियल जॉइंट्स हैं। ज़रा यहाँ पर 6 टाइप्स के साइनोवियल जॉइंट्स उनके नेम सुनिएगा। ये डायग्राम हम पढ़ भी चुके हैं। हिंग जॉइंट है, सैडल जॉइंट है, प्लेनर जॉइंट है, पिवट जॉइंट है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये तमाम साइनोवियल जॉइंट्स की एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंग जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन? हिंग जॉइंट किन किन दो बोन्स के दरमियान पाया जाता है? तो अल्फा ऑप्शन पर था ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल, बीटा पर था ह्यूमरस एंड रेडियो अल्ना, चार्ली पर था फीमर एंड एसिटाब्युलम, डेल्टा पर था फीमर एंड पेल्विक गिर्डल। तो इसका सही ऑप्शन बीटा है, ह्यूमरस एंड रेडियो अल्ना। ज़रा यहाँ पर जो हिंग जॉइंट है ये देखें, ये ह्यूमरस बोन है, जबकि ये अल्ना नज़र आ रही है, और परली तरफ ये रेडियस बोन है। अब जो हिंग जॉइंट्स हैं ये सिर्फ हमारे बाजू के अंदर ही मौजूद नहीं होते, बल्कि हिंग जॉइंट्स जो हैं ये 5 डिफरेंट जगहों पर पाए जाते हैं। हमारे नीज़ के अंदर, हमारे एल्बो के अंदर, एंकल्स के अंदर, फिंगर्स के अंदर और टोज़ के अंदर।
जिनको आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द जॉइंट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। जी ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। लॉन्ग बोन्स हों या शॉर्ट बोन्स हों, ख़ास तौर पर जो लॉन्गर बोन्स हैं उन बोन्स के हेड्स की जो कैपिंग है वो हाईलाइन कार्टिलेज करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है एटीपेज एंजाइम नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज लोकेटेड इन। जो एटीपेज एंजाइम है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये किसके अंदर पाया जाता है? अल्फा पे है मायोसिन, बीटा पे है एक्टिन, चार्ली पर है एक्टिन, ये बीटा पर है एक्टिनिन और चार्ली पर है एक्टिन और डेल्टा पे है ट्रोपोनिन। जी जाहिर है कि ये वाली डायग्राम ज़रा आप लोग इसको ज़हन-नशीन कर लें, ये हमने पढ़ी हुई है। ये देखें, ये मायोसिन का हेड है और ये एक्टिन की बाइंडिंग साइट के साथ, ये बाइंडिंग साइट है, इसके साथ इसने बाइंड किया हुआ है। अब इसको डिटैच करना है एटीपी ने। एटीपी से एनर्जी आएगी, एटीपी को हाइड्रोलाइज किया जाएगा, एटीपी जो है वो एडीपी और फॉस्फेट में तब्दील होगी। जाहिर है कि इसके लिए एटीपेज एंजाइम, यहाँ पर देखें ये एटीपेज एंजाइम है, जब तक ये इस एटीपी को हाइड्रोलाइज नहीं करेगा एनर्जी नहीं आएगी। अब ये एनर्जी चूँकि मायोसिन के हेड को अलग करने के लिए होती है, लिहाजा मायोसिन के हेड को अलग करने के लिए एटीपेज एंजाइम जो है वो मायोसिन के साथ ही एसोसिएटेड होगा, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो मायोसिन है। क्वेश्चन नंबर 12 मोनोन्यूक्लिएटेड इनवॉलंटरी सेल्स विद इर्रेगुलर स्ट्राइएशंस। जी अल्फा पे है स्मूथ मसल सेल्स, बीटा पे है स्केलेटल मसल सेल्स, चार्ली पे है कार्डियक मसल सेल्स और डेल्टा पे है फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज सेल्स। जी स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ये तीन खुसूसियात हैं एक मसल्स के सेल्स के अंदर। ये तीनों खुसूसियात किस मसल को रेफर करती हैं? मोनोन्यूक्लिएटेड, इनवॉलंटरी और इर्रेगुलर स्ट्राइएशंस। जी अब हम चलते हैं इसको समझने के लिए। ज़रा ये देखें, तीनों तरह के मसल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। अब सुनिए कि स्मूथ मसल्स जो हैं वो तो होते ही नॉन स्ट्राइएटेड हैं, लिहाजा ये तो इस कैटेगरी से ही बाहर निकल गया। अब पीछे बचे कार्डियक और स्केलेटल मसल। तो कार्डियक मसल्स जो हैं इनमें इर्रेगुलर स्ट्राइएशंस होती हैं। ज़रा ये स्ट्राइएशंस देखिएगा, ये लहरों की तरह से, वेव्स की तरह से इर्रेगुलर हैं, जबकि स्केलेटल मसल्स के अंदर ये स्ट्राइएशंस बिल्कुल रेगुलर हैं। लिहाजा इर्रेगुलर स्ट्राइएशंस जो हैं वो किस में पाई जाती हैं? कार्डियक मसल सेल्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल टिश्यूज आर करेक्टली पेयर्ड विद इट्स रिस्पेक्टिव फंक्शन। मुंदरजा झैल में से कौन सा मसल टिश्यू है जिसको उसके फंक्शन के साथ करेक्टली पेयर किया गया है? जी स्मूथ मसल्स जो हैं ये दे कंट्रोल मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू हॉलो ऑर्गन्स। जी बिल्कुल सही ऑप्शन है। बीटा जो है वो स्केलेटल मसल्स जो हैं दे मूव्स द स्केलेटन, ये भी सही है। चार्ली पर है कार्डियक मसल्स जो कि दे पंप ब्लड, ये भी ठीक है। लिहाजा ये सारे ऑप्शंस ठीक हैं, तो डेल्टा ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। चूँकि तमाम मसल्स को उनके कामों के साथ ठीक ठीक पेयर अप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल हैव लीस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मुंदरजा झैल में से कौन से मसल्स ऐसे हैं जिनमें सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? जी स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रखिएगा, ये तमाम मसल्स के अंदर होते हैं। ज़ाहिर है ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कि एक मसल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे या एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, कि वो सेल फिजिकली कितना एक्टिव है। देखें यहाँ पर कार्डियक मसल्स के अंदर आपको येलो कलर के स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली ये इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी तरह से स्मूथ मसल्स के अंदर भी आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसी तरह से स्केलेटल मसल्स के अंदर भी आपको येलो स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा स्पॉट्स जो हैं वो कार्डियक मसल्स के अंदर हैं। इसका मतलब ये स्पॉट्स से मुराद माइटोकॉन्ड्रिया है।
इसका मतलब कार्डियक मसल्स जो हैं इनमें सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, उससे कम माइटोकॉन्ड्रिया स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं और सबसे कम स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं। चूँकि कार्डियक मसल्स जो हैं उन्होंने थ्रू आउट द लाइफ पूरी ज़िंदगी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है बग़ैर रुके, लिहाजा सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी उन्हीं के अंदर पाए जाते हैं। स्केलेटल मसल्स जो हैं वो भी स्केलेटन को मूव करते रहते हैं, हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होती रहती हैं, लिहाजा उससे कम, चूँकि ये कार्डियक मसल्स से ज़रा कम फिज़िकली एक्टिव हैं, लिहाजा कार्डियक मसल से कम माइटोकॉन्ड्रिया स्केलेटल मसल्स में हैं, सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द लैक्टिक एसिड जनरेटेड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन इन। जी अल्फा पर है मसल्स, बीटा पर है किडनीज, चार्ली पर है पेंक्रियाज और डेल्टा पर है लिवर। स्टूडेंट्स यहाँ पर लैक्टिक एसिड जो है उसको पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा और ग्लूकोज जो है उसको फिर बाद में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन ये सारा काम लिवर के अंदर होता है, लिहाजा सही ऑप्शन इसका डेल्टा यानी लिवर है। देखिए इसकी स्टेटमेंट देखिएगा, लैक्टिक एसिड इज टेकन टू द लिवर बाय द ब्लड। मसल्स के अंदर जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो फिर उसको लिवर में ले जाया जाता है एंड ईदर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, या तो वहाँ ले जाकर इसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर में तब्दील कर दिया जाएगा, या फिर और कन्वर्टेड टू ग्लूकोज देन ग्लाइकोजन, फिर इसे ग्लूकोज और फिर ग्लाइकोजन में इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लिहाजा ये सारा काम जो है ये लिवर के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मसल्स आर रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। जी मसल्स के अंदर एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन पाई जाती है जिसे मायोग्लोबिन का नाम दिया जाता है। मायोग्लोबिन जो है दैट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू हेमोग्लोबिन। जी मसल्स का कलर क्यों रेड होता है? चूँकि उनमें मायोग्लोबिन पाया जाता है। जी ज़रा यहाँ पर हम एक डायग्राम देखते हैं, लेफ्ट साइड पर है ये हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन के साथ अभी ऑक्सीजन बाइंड नहीं की, लिहाजा ये पेल रेड कलर का है, और जब ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है तो फिर ये ब्राइट रेड कलर में आ जाता है। अब हम राइट साइड की डायग्राम पे चलते हैं, ये मायोग्लोबिन है, तीनों डायग्राम्स जो हैं ये मायोग्लोबिन की। मायोग्लोबिन जो है सबसे पहले अगर वो ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर रहा तो वो पेल रेड कलर का या पिंकिश रेड कलर का होगा। अगर मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को होल्ड कर रहा है तो फिर वो रेड कलर का होगा, लेकिन उतना शोख रेड नहीं होता जितना कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो था वो शोख रेड होता है, ब्राइट रेड होता है, ये उतना ब्राइट रेड नहीं होता है, बहरहाल ये मैरूनिश रेड है। इसी तरह से अगर मायोग्लोबिन अपने साथ वाटर को बाइंड कर रहा है, वाटर को होल्ड कर रहा है, तो फिर उसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन सा हो जाएगा। ये तीनों फॉर्म्स जो हैं ये मीट कलर को शो करती हैं। अक्सर हम मीट मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पर ये तीनों कलर का गोश्त आपको नज़र आएगा, तो लिहाजा इसको देखकर हमें ये पता चल जाएगा कि मायोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर रहा तो ये लेफ़्ट साइड पर इस कलर का होगा, अगर मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को होल्ड कर रहा है तो वो इस कलर का होगा, और अगर उस बाज़ औक़ात ये जो बुचर्स हैं ये जानवर को ज़िबा करने के बाद उसके गोश्त के अंदर पानी का पाइप लगा देते हैं ताकि गोश्त का वज़न बढ़ जाए, तो अगर गोश्त जो है वो लाइट ब्राउनिश कलर का है तो इसका मतलब उसका मायोग्लोबिन जो है वो पानी को होल्ड कर रहा है। सो ये है हमारा क्वेश्चन था कि मसल्स जो हैं वो रेड क्यों होते हैं, मायोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, द डार्क बैंड्स इन द मायोफाइब्रल्स आर ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ। जी मायोफाइब्रल्स के अंदर जो डार्क बैंड्स होते हैं वो ओवरलैपिंग से बनते हैं। किस किस की ओवरलैपिंग से? यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट्स, यानी दोनों जो थिक और थिन फिलामेंट्स हैं इनकी ओवरलैपिंग से ही बने हुए होते हैं डार्क बैंड्स। ज़रा हम डार्क बैंड्स को देखते हैं।
देखिए यहाँ पर ऊपर ये डार्क बैंड्स आपको सार्कोमियर के अंदर जो डार्क बैंड्स हैं ये दिखाए गए हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक है। और उनकी साइड पर ये लाइट बैंड भी आपको लाइट कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं। दीज आर द आई बैंड्स, जबकि डार्क बैंड्स जो है उन्हें ए बैंड्स कहा जाता है। जो डार्क बैंड्स हैं इनके अंदर ओवरलैपिंग होती है, थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स, इन दोनों फिलामेंट्स की ओवरलैपिंग। यहाँ पर आपको ओवरलैपिंग बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। देखिए ये थिक फिलामेंट है और उसके ऊपर ये थिन फिलामेंट्स हैं ऊपर और नीचे, और ये ओवरलैप कर रहे हैं उनके ऊपर। जो थिक फिलामेंट्स हैं उनके ऊपर थिन फिलामेंट्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, और ये दोनों की ओवरलैपिंग जो है ये डार्क बैंड्स में पाई जाती है। सही इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन था बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 है अ पेयर शेप्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज। जी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक नाशपाती की शक्ल का जो वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? जी अल्फा पे था ओवरी ऑप्शन, बीटा पे था फिलोपियन ट्यूब, चार्ली पर था यूट्रस और डेल्टा पर था बर्थ कैनाल। जी इसका सही ऑप्शन जो है वो यूट्रस है। ज़रा यहाँ पर देखें कि ये पियर यानी नाशपाती आपको नज़र आ रही है और लेफ़्ट साइड पर ये यूट्रस है। अब जो यूट्रस की आउटलाइंस हैं वो इस पियर यानी नाशपाती की आउटलाइन से बहुत ज़्यादा मैच करती हैं। यहाँ पर नाशपाती जो है दैट इज़ इन्वर्टेड यानी उसको उल्टा किया हुआ है। यूट्रस जो है वो पियर शेप्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है और ये नाशपाती से बहुत ज़्यादा मुमासलत रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ द ओवम इज़ टू बी फर्टिलाइज्ड वेयर इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर ओवम ने फर्टिलाइज होना है तो सबसे ज़्यादा कॉमन साइट उसकी फर्टिलाइजेशन की कौन सी होगी? जिसमें चार्ली ऑप्शन आएगा एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, यानी एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब जो है ये उसकी सबसे कॉमन साइट है जी फर्टिलाइजेशन की। ज़रा यहाँ पर देखिए ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है और इसके अंदर ये ओविड्यूसल फनल है और इसके बाद ये एम्प्यूला है और फिर उसके बाद ये इथमस है। इथमस वो पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का विच इज़ जॉइंट टू द यूट्रस, यानी वो यूट्रस के साथ ज्वाइनिंग कर रहा है और ये नैरो पार्ट होता है। जबकि एम्प्यूला जो है ये थोड़ा सा वाइडर पार्ट होता है और ये दैट इज़ बिटवीन द ओविड्यूसल फनल एंड इथमस, इन दोनों के दरमियान, इथमस और ओविड्यूसल फनल के दरमियान में एम्प्यूला आता है। जो ओवम है उसकी फर्टिलाइजेशन भी एम्प्यूला के अंदर होती है, लिहाजा इसका सही ऑप्शन था एम्प्यूला। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज करेक्टली पेयर्ड टू इट्स रिस्पेक्टिव फंक्शन। मुंदरजा झैल में से कौन सा स्ट्रक्चर है जिसको उसके फंक्शन के साथ करेक्टली पेयर अप किया गया है? जी अल्फा पे था ओवरीज जो कि oogenesis करवाती हैं, बीटा पर था फेलोपियन ट्यूब जो कि इम्प्लांटेशन करती हैं, और चार्ली पर था विजाइना जिसमें फर्टिलाइजेशन होती है, और डेल्टा पर था यूट्रस जिसमें कि ओव्यूलेशन होती है। अब यहाँ पर सही ऑप्शन जो था वो अल्फा है, ओवरीज के अंदर oogenesis होती है, तो इसका सही ऑप्शन जो था वो ओवरीज और oogenesis वाला जो पार्ट है अल्फा वाला, दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज एक्टिव ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर कौन सा हार्मोन एक्टिव होता है? जी 4 ऑप्शंस में से अल्फा पर था एस्ट्रोजन्स, बीटा पर था प्रोजेस्टेरॉन, चार्ली पर था टेस्टोस्टेरॉन और डेल्टा पर था ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो एस्ट्रोजन्स है। इसको समझने के लिए ज़रा हम इस डायग्राम के ऊपर देखते हैं। यहाँ पर देखें कि इस डायग्राम के अंदर ये यहाँ पर ऊपर से फर्स्ट 14 डेज के अंदर जो FSH आ रहा है दैट इज़ एक्टिंग ऑन द फॉलिकल सेल्स एंड द फॉलिकल सेल्स नेक्स्ट सिक्रीटिंग एस्ट्रोजन्स। नीचे यहाँ पर जो 4 फेजेस है उसमें फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है, सेकंड प्रोलिफरेटिव फेज है, थर्ड फेज ओव्यूलेशन है और चौथी फेज जो है वो सीक्रेटरी फेज है। लिहाजा ये प्रोलिफरेटिव फेज के ऊपर ये एस्ट्रोजन्स हैं जो कि प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर ये सबसे ज़्यादा एक्टिव हार्मोन्स हैं।
सो इसका सही ऑप्शन है एस्ट्रोजन्स। क्वेश्चन नंबर 22 है अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड फॉर्म आफ्टर ओव्यूलेशन इन ओवरी। जी सही ऑप्शन इसका कॉर्पस ल्यूटियम है। वैसे सारे ऑप्शंस में अल्फा पर है कॉर्पस कैलोजम, बीटा पर है कॉर्पस स्ट्रेटम, चार्ली पर है कॉर्पस ल्यूटियम एंड डेल्टा पर है कॉर्पस एल्बिगेंस। जी कौन सा टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि ओव्यूलेशन के बाद ओवरी में बनता है? जी फिर से हम उसी डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम हम पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पर देखें कि ये फॉलिकल सेल्स हैं और फॉलिकल सेल्स के अंदर ये ओवम है और यहाँ पर जब ओवम जो है उसकी ओव्यूलेशन हो जाती है तो उसके बाद वो फॉलिकल सेल्स जिन्होंने ओवम को सराउंड किए रखा है they transform them into a structure which is known as the corpus luteum. This is early corpus luteum और बाद में ये मेच्योर कार्पस ल्यूटियम ये यहाँ पर बन गया। ये एक येलोइश कलर का ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है cessation of menstrual cycle in human female is known as। जिसका सही ऑप्शन मेनोपॉज है। मेनोपॉज इज द कंप्लीट stop of the menstrual cycle in the females. Question number 24 है the rupture of Graafian follicles and release of ovum occurs under the influence of। जी यहाँ पर ये थोड़ा सा मुश्किल है इस पजल को सॉल्व करना, ज़रा इसको आपने समझना है। अल्फा पर है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बीटा पर है MSH, चार्ली पर है FSH और डेल्टा पर है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स। देखिए जो ओवम है उसकी ओव्यूलेशन के अंदर दो हार्मोन्स जो हैं वो कार फरमा है, LH भी है और FSH भी है। ज़रा यहाँ पर देखें कि FSH जो है ये कंप्लीट 28 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल है और इसके अंदर जो FSH है वो फर्स्ट 14 डेज़ के अंदर आता है और LH जो है वो लेटर 14 डेज़ के अंदर LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है। अब यहाँ पर दोनों तरफ से लाइंस दिखा के और जहाँ पर ओव्यूलेशन हो रही है FSH भी उसमें रोल प्ले कर रहा है, LH भी आता है, LH भी प्ले कर रहा है और दोनों के कलेक्टिव रोल से ओव्यूलेशन होती है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि FSH और LH के कलेक्टिव रोल से ओव्यूलेशन होती है। ये एग्जैक्ट 14th डे पे ओव्यूलेशन नीचे ये दिखाया गया है यानी रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी एंड द फॉलिकल सेल्स। लेकिन यहाँ पर ये भी ज़हन में रखना है कि 14 डेज तक जब FSH आता रहा तो ये अकेला ओव्यूलेशन नहीं करवा सकता जब तक कि LH नहीं आएगा। LH जैसे ही इसका जो फर्स्ट डे होता है रिलीज़ का वो 14th डे या 15th डे के किसी भी टाइम पे ये रिलीज़ होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड और ये आते ही पहला काम जो FSH के साथ मिलके करता है वो ओव्यूलेशन है। अब वहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस थे उसके अंदर FSH वाला ऑप्शन भी था लेकिन हमने FSH के ऊपर टिक क्यों नहीं किया, LH ही क्यों ठीक है? देखिए मैंने बताया जैसे कि FSH अकेला ओव्यूलेशन नहीं करवा सकता जब तक कि LH नहीं आएगा। इसका मतलब LH ही वो फाइनल हार्मोन है जिसने ओव्यूलेशन करवानी है। सो भले ही दोनों मिलके करवाते हैं लेकिन जब तक LH नहीं आएगा ओव्यूलेशन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलिकल एट्रेशिया इज द डिजेनरेटिव प्रोसेस ऑफ। जी फॉलिकल एट्रेशिया जो है वो किसका डिजेनरेटिव प्रोसेस है? अल्फा पर था प्राइमरी फॉलिकल्स, बीटा पर है फॉलिकल्स ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, चार्ली पर है ग्रेफियन फॉलिकल्स एंड डेल्टा पर है एंडोमेट्रियम। जिसका सही ऑप्शन जो है वो प्राइमरी फॉलिकल्स है। फिर से हम चलते हैं, ये ओवरी है और ओवरी के अंदर देखें यहाँ पर ये उसके बहुत सारे एंडोथीलियल सेल्स हैं जिनमें से कुछ सेल्स माइटोटिकली अपने आप को इंक्रीज कर जाते हैं साइज और नंबर में और वो प्राइमरी फॉलिकल्स ये बन गए और ये दरमियान में जो सेल होगा ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहलाएगा। इसके बाद ये सेल्स जो हैं ये एक सर्कल में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और दरमियान में उनका जो फ्यूचर का ओवम है उन्होंने उसको सराउंड किया हुआ है। यहाँ पर देखें थर्ड स्टेज के अंदर कि जो फॉलिकल सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। देयर नंबर रेंज इन थाउजेंड्स। सेंटर में अभी भी
वो फ्यूचर का जो ओवम है वो बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। लेकिन अब आप फोर्थ स्टेज पर देखें तो ये फॉलिकल सेल्स जो लेयर अपन लेयर पिछली डायग्राम के अंदर यहाँ पर लेयर अपन लेयर हज़ारों की तादाद में थे, अब उनमें से बहुत सारे फॉलिकल सेल्स जो हैं वो गायब हो चुके हैं, डिजनरेट हो चुके हैं। एक्चुअली दिस डिजनरेशन ऑफ द फॉलिकल सेल्स इज नोन एज द फॉलिकल एट्रेशिया या एट्रेटिक फॉलिकल्स भी ने कहा जाता है। एट्रेटिक फॉलिकल से मुराद यानी वो फॉलिकल्स जो डिजनरेट हो रहे फॉलिकल्स हैं, दे आर आल्सो नोन एज द एट्रेटिक फॉलिकल्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, साइफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज कॉज्ड बाय। अल्फा पे ऑप्शन था निसीरिया गोनोरिया, बीटा पर था HSV2, चार्ली पर था ट्रेपोनीमा पैलिडम एंड डेल्टा पे था एस्केरेशिया कोलाई। अब यहाँ पर सही ऑप्शन चार्ली है, ट्रेपोनीमा पैलिडम। इस क्वेश्चन का ताल्लुक स्टूडेंट्स आपके नॉलेज के साथ है, तो ये एक याद रखने वाली चीज़ है कि जो साइफिलिस है वो ट्रेपोनीमा पैलिडम जो है वो कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ट्रांसमिशन ऑफ निसीरिया गोनोरिया इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जी यहाँ पर चार ऑप्शंस में से जो अनसेफ सेक्स है दैट इज द मेजर कॉज ऑफ इट्स डिसेमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 28 है, एड्स इज कॉज्ड बाय। चार ऑप्शंस हैं HIV1, HIV2, चार्ली पर है HSV1 एंड डेल्टा पे है बोथ A एंड B। इसका सही ऑप्शन जो है वो दोनों अल्फा ऑप्शन और बीटा ऑप्शन, ये दोनों से ही एड्स कॉज होता है। लिहाजा HIV1 और HIV2 ये दोनों वायरस हैं, बल्कि एक ही वायरस जो है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है ये एक दूसरे के साथ। सो बोथ ऑफ देम कॉज एड्स। ज़रा इन दोनों वायरसेस को देखते हैं। लेफ्ट साइड पे HIV1 दिखाया गया है, जबकि राइट साइड जो है यहाँ पर HIV2 दिखाया गया है। दोनों का जो RNA है वो सेम है, सिर्फ उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो उनके प्रोटीन कोड के अंदर है और उनके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स के अंदर स्लाइट डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें कि इसके अंदर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है HIV1 के अंदर वो P54 कहलाता है, जबकि HIV2 के अंदर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो P53 है। ये एक तो ये इसी तरह से ये ऊपर लेफ्ट साइड पर ये P32 इंटीग्रेज ये भी एक एंजाइम है और ये यहाँ पर P32 की बजाय P34 इंटीग्रेज दिखाया गया है। सो एक तो इन दोनों में एंजाइम्स में डिफरेंस है और दूसरा इनका जो प्रोटीन कोड होता है उसके दरमियान डिफरेंस है। सो ये दोनों एड्स कॉज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कम्प्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्लियर एंड ट्रीटेड प्रॉपरली बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स। जी इसका सही ऑप्शन है बी, साइफिलिस। जी साइफिलिस ही वो बीमारी है जिसको अगर अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज कर लिया जाए तो फिर उसको एंटीबायोटिक्स की मदद से उसको ठीक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स में बी अफेक्टेड इन टर्शरी स्टेज ऑफ साइफिलिस एक्सेप्ट। स्टेटमेंट का मतलब बनता है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं ये साइफिलिस की टर्शरी स्टेज के अंदर ये सब इफेक्ट हो जाते हैं, मां सिवाय किसके? जी लंग्स के मां सिवाय। हमने जो साइफिलिस है इसके अंदर अफेक्ट होने वाले ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, लिखा हुआ है ट्रेपोनीमा पैलिडम, इट डैमेजेस द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आईज, बोन्स, जॉइंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट एंड स्किन ऑफ द कैरियर बट नॉट लंग्स। लंग्स इफेक्ट नहीं होते, बाकी तमाम चीज़ें इफेक्ट होती हैं। सो इसका सही ऑप्शन था डेल्टा, लंग्स। जी स्टूडेंट्स, आप मुझे क्वेश्चन पेपर शेयर करने का कह रहे थे, तो यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। 30 के 30 क्वेश्चंस जो हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को डिस्कशन अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।